हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक, टॉप, लाजवाब। तो 50 के पंच में फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसकी बहुत डिमांड आई थी कि सर 2D कराइए। तो आज हम लोग 2D की बहुत प्यारी सी एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। और बट ये है, छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। हर छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता ही होगा। तो आज 2D का एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है क्वेश्चन, डिस्टेंस और सेंटर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। जब भी पढ़ाई करें उसके पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि हाँ, अब हम कुछ सीखने जा रहे हैं। तो चेहरे पे ले आओ स्माइल, हाथ में ले लो पेन और ले जाओ कॉपी बैठ के, और चलो मेरे साथ कुछ देर मेरी दुनिया में। तो भाई देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की यानी दूरी की, तो सबको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी तेरे मेरे बीच की दूरी कितनी है। इसको निकालने के लिए अगर ए और बी दिया हुआ है 2 पॉइंट, x1 y1 है, x2 y2 है और दूरी पूछी गई है, तो लिबिर लिबिर छिबिर छिबिर नहीं करना है, सीधा डी का फॉर्मूला यूज करना है जो कहता है रूट x2 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग को इस्तेमाल करना होता है दूरी निकालने के लिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं इस 50 के 25 सीरीज को कंटिन्यू देखना, तो प्लीज़ सपोर्ट ऑल वीडियोस, जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करिए, शेयर करिए वीडियोस को, लाइक करिए। बिकॉज जब आप ये करते हो तब हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम लोग सही कर रहे हैं और हम लोग को और ये करना चाहिए, अदरवाइज और क्यों किया जाए। ठीक है, तो इस बारे में विचार करिएगा आप भी। अगर आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एनीवेज, ये हो गया दूरी का फॉर्मूला। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आइए देखिए। तो अगर ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने आपसे कहा दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने कहा सर डी बराबर, एक मिनट रुकिएगा जरा सा, हाँ, डी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 7 गया, 4 4 का स्क्वायर 16 है ना। हाँ, और 11 में से 8 गया 3 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 जो भी है उनको जोड़ के रूट ले लो। तो 16 9 25 का रूट लेने पर 5। तो ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। आइए दूसरे पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, आइए देखते हैं। डी बराबर है ना, 10 में से 16 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और 4 में से 12 गया 8, 8 का स्क्वायर 64। तो अब ये आ गया वैल्यू, 64 और 36 जोड़ने पर 100, 100 का रूट लेने पर 10। ये आ गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब आइए तीसरे पे आते हैं। रूट 2 माइनस 0 तो हो गया रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 से गया था 2 प्लस 3, ठीक है, ये आ गया। और जो भी आया इसका रूट ले लो, तो कितना आ गया, रूट 5। बहुत बढ़िया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, रूट 2 माइनस रूट 3, तुम आगे भी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, का स्क्वायर और प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्या नहीं कट जाएगा, अरे नहीं कटेगा बेवकूफ़। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो देखो, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, गेस करो, 2 होता है। रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 माइनस 2 रूट 6, ये आ गया है ना। और कितना आ गया, 5 माइनस 2 रूट 6, ये वैल्यू आ गई। और ये क्या आ गई, ये इतनी ही नहीं आई है, इतनी ही नहीं आई है, ये डबल आ गई है। क्या आ गई, डबल आ गई है। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो ये आपका आंसर हो गया, थोड़ा सा टिपिकल, पर ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर जिनके आंसर्स आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, एक तो टाइप ये होता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे, और एक ये होता है, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट में दोगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको थोड़ा बताऊं कि जब भी यूपीएससी एनडीए क्वेश्चन पूछता है ऐसे, तो यहाँ पे बच्चा गलती करता है। अच्छा, दिक्कत क्या है ना, समस्या ये है कि बच्चों को लगता है कि यार डिस्टेंस तो बहुत आसान है, हम लोग निकाल लेंगे। पर मेरे लाल, ये तो देखो कि डिस्टेंस के कौन से टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, पॉसिबली नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करते, जहाँ एम है वहाँ 1 ले लो, जहाँ एन है वहाँ 1 ले लो, जहाँ अल्फा है वहाँ 90 और जहाँ बीटा है वहाँ 0। ऐसे आप अपने मन से वैल्यू एज्यूम करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर उन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब भी आप इसके पीवाईक्यूज करिएगा तो कभी सीधे सॉल्व ना करिएगा, बहुत लंबा पड़ेगा। अब अल्फा दिया हो, एम दिया हो, एन दिया हो, कुछ भी दिया हो, अब वहाँ पे वैल्यू एज्यूम कर लोगे तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन से याद आया, मैं कुछ रिजल्ट्स आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे भाई, इसका रिजल्ट याद रखो, दूरी के फॉर्मूले में काफ़ी काम आता है। और ये होता क्या है, ये होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया पहला। सिर्फ अच्छा, इसको आगे प्लस करो पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक काम करना, इसको आगे कर देना, इसको पीछे कर देना, तो सिमेट्री तुम्हें समझने में आसानी होगी। अगर माइनस होता तो क्या होता, 4ab होता। क्या होता, 4ab। ये दो अलजेब्रा के बेसिक रिजल्ट्स होते हैं, पर कई बच्चों को नहीं पता होते, इसलिए इनको नोट कर लीजिएगा। डिस्टेंस के फॉर्मूले में कभी कभी ये भी काम आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रोइड के बारे में। यार सेंट्रोइड के बारे में बात करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कैसी चल रही है पढ़ाई। बेटे पढ़ाई करो, क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस हाई होगा, और नहीं करोगे तो समझ रहा हो ना ये ना हो, इसलिए प्रैक्टिस जम के करो। चलिए सेंट्रोइड, सेंटर। तो देखो वैसे तो आप कहोगे सर सेंटर क्या होता है। देखो सेंटर को हिंदी में बोलते हैं केंद्र। अच्छा सेंटर की स्पेलिंग TER होगी, TRE होगी, तो ये चेक करना खुद, मुझसे ना पूछो। मैंने इस पूरे क्लास में दोनों स्पेलिंग लिख दी है, जो सही होगी ले लेना ठीक है। तो सेंटर को हिंदी में बोलते हैं केंद्र, त्रिभुज के अंदर। तो आपको सेंटर तो एक ही होता है, नहीं, सेंटर के 4 फॉर्म होते हैं। पहला सेंटर होता है सेंट्रोइड। क्या होता है, सेंट्रोइड, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। दूसरा होता है इन सेंटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र। तीसरा होता है सरकम सेंटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। चौथा होता है ऑर्थो सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है, तो अब ये बनते कैसे हैं, इसी को हिंट के लिए मैंने एक वर्ड लिख दिया चारों में। अगर सेंट्रोइड की बात करें तो वो बनता है मीडियन से। अगर इन सेंटर की बात करें तो वो बनता है एंगल बाइसेक्टर से। अगर सरकम सेंटर की बात करें तो वो बनता है साइड बाइसेक्टर से। और अगर बात करें ऑर्थो सेंटर की तो वो बनता है ऑल्टीट्यूड से। प्यारे बच्चों, अगर एनडीए के पेपर की बात करें तो इन दोनों के फॉर्मूले मेंशन्ड हैं, और अगर क्वेश्चन आता है फॉर्मूले बेस्ड तो आप इन दोनों से करते हो। और इन दोनों के फॉर्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से इनके जुगाड़ है, वो मैं फिर डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन of all three median is called centroid. Intersection of all three angle bisector is called incenter. Intersection of all three side bisector is called circumcenter, और intersection of all three altitude is called ऑर्थोसेंटर। ये परिभाषा होती है। ठीक है, ठीक, हिंदी मीडियम वाले आप भी सुन लो, है ना। तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्र कहते हैं। तीनों कोण अर्धकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। तीनों भुजा अर्धकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं। और तीनों लंब के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये MGS का प्लेटफॉर्म है, चाहे मैथ्स हो या गैट, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छे से समझाते हैं, जिससे कि कोई बच्चा रह ना जाए। बट फिर भी मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों से बोलता हूँ कि इंग्लिश सीखो, यही समय है इंग्लिश सीखने का। ठीक है, मैं आपका भाई हूँ, आपकी मदद करूँगा, आपकी समस्या समझता हूँ, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ। बट लेट मी टेल यू वन थिंग ब्रदर, आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी SSB के लिए, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, इतनी डिफिकल्ट है नहीं भाई, मैंने सीख लिया, तुम भी सीख लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे पहले सेंट्रोइड के ऊपर। एक वन बाय वन मत करते, सेंट्रोइड के बारे में देखो, दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोइड और इनसेंटर। तो सेंट्रोइड का क्या होता है कि ऐसा अगर त्रिभुज बना हुआ है, और ये क्या है, सेंट्रोइड है। क्या है, सेंट्रोइड है। कैसे मालूम चला भाई, तीनों वर्टिसेस से मैंने लाइन ड्रॉ किया, जिसे बोलते हैं मीडियन। इफ आई ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ऑल वर्टिसेस टू ऑपोजिट साइड विच इक्विडिस्टेंट विच डिवाइड इक्वली, जो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में डिवाइड करती है। जैसे ये जो लाइन आई हुई है, ये इसको बराबर भागों में बांटती है। ये जो लाइन आई हुई है, इसको बराबर भागों में बांटती है। ये जो लाइन आई है, उसको बराबर भागों में बांटती है। हाँ, मेरे घर सब्जी बढ़िया बन रही कोई। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। अब x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है आपको, सेंट्रोइड। हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, x1 + x2 + x3। बताओ, अब सेंट्रोइड तब निकाल पाओगे जब आपको तीनों वर्टिसेस, जिसे हिंदी में शीर्ष कहते हैं, के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। तो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं दो क्वेश्चन लेता हूं। अगर एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस ये दी हुई हैं, तो उसका सेंट्रोइड क्या होगा बताओ। 3 + 4 7, 7 + 2 9, तो आ गया 9/3 कितना हो गया, 9/3 हो गया 3। ठीक है, 4 5 9, 9 3 12, 12/3 कितना होगा, गेस करो 4। तो ये आंसर आ गया। कैसे आया आंसर, ये कैसे आया आंसर, तीनों को जोड़ के बाय 3 कर दिया, तीनों को ऐड करके बाय 3 कर दिया। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। और अगले क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगले क्वेश्चन कहता है 3 + 4 + 5, क्या 3 + 4 + 5 जो भी आए बटे 3, फिर 6 + 10 + 12 जो भी आए बटे 3। ठीक है, ये हो गया। तो 3 4 7, 7 5 7 5 12, 12/3 4, 6 10 16, 16 12, 12 16, 12 16 28, 28/3 नहीं, 12 6 18, 28, हाँ 28/3, तो 28/3। ये हमारे आंसर्स आ गए। सेंट्रोइड निकालने का एकदम बेसिक बता रहा हूँ बेटा, ये तरीका होता है। अब आइए,
अब अगर एक केस और होता है कि मान लो, अच्छा ठीक है, तुम्हें मान लो सेंट्रोइड निकालने को कहा जाए, पर कहानी यहां पे गड़बड़ है कि भैया आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं, आपको दिए हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब क्या करोगे तुम? तो ऐसे में बच्चा डर जाता है। पर तुम क्या डर रहे हो भैया? तुम हमारे स्टूडेंट हो, तुम क्या डर रहे हो? तुम डराओ। कहो देखो ऐसा है, अगर वर्टिसेस दिए होते तो हम फॉर्मूला यूज करते x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं। किसके दिए हैं? मिड पॉइंट के दिए हैं। तो अब क्या करेंगे? यही तो भाई की खासियत है। तो काफी लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट की हेल्प से इसके 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 निकालेंगे जो एक पन्ने में आएगा, है ना, x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर 4, y1 प्लस y2 बाई 4। ये करते करते ये निकालेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सेंट्रोइड निकालना है, हाँ, 4 प्लस 8 प्लस 12 बाई 3, 6 प्लस 10 प्लस 18 बाई 3। अरे सर आप क्या हो गया सर? सर बढ़ा गए, सर का दिमाग काम नहीं कर रहा। 12 8 20 24, 24 में 3 गया 8। हाँ रुको, बता रहे हैं, 18 6 24, 24 10 34, 34/3। अरे अब तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे हम बुढ़ा गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा। सर क्या बौला गए हो क्या? बेटा ना हम बुढ़ाए हैं ना हमारा दिमाग काम करना बंद किया है। हमको पता है कि तुम कह रहे हो सर ये तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला है। यही तो कहानी है। इसीलिए तो कहते हैं कि एमजीएस को फॉलो करो। यही तो कहता हूँ, जुगाड़ मैं ही सिखाऊंगा तुम्हें। तो यही जुगाड़ है बेटा कि अगर आपको मिड पॉइंट भी दिया हो तब भी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल एज अ पॉइंट कर सकते हैं और आंसर आपका सेम आएगा। यानी अगर मिड पॉइंट दिया हो तब भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा आंसर सेम आएगा। ना यकीन हो तो वर्टिसेस निकालो, करो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो हो गई ना मजेदार बात? बस इसीलिए कहते हैं खुश रहा करो। चलो अब आओ, अब जैसे मान लो एक और टाइप आता है कि कभी कभी क्या होता है कि अभी मैं आपको क्या होता है कि अगर तीनों वर्टिसेस दिए हों और आपको सेंट्रोइड निकालना हो, निकाल लोगे आराम से। अब मान लो 2 वर्टिसेस दिया हो, तीसरा ना दिया हो और सेंट्रोइड दिया हो, तब क्या करोगे? क्या करेंगे? क्या क्वेश्चन करेंगे? कैसे करोगे? हे प्रभु जगन्नाथ महेश्वरी, 3 प्लस 9 प्लस x बाय 3, और इसको इक्वल कर दिया मैंने 12 के, है ना। और दूसरा क्या है? 6 प्लस 12 प्लस y बाय 3, और इसको इक्वल कर दिया मैंने, क्या क्या दिया था? 10 के। बस ये चीज़ समझो, ठीक है। तो सॉल्व करो, 12 गुणे 3 कितना था? गैस करो। 36। 36 में से 3 गया, 36 में से 9 गया, 27 में से 3 गया, 25। तो x बराबर क्या आ गया? 25 आ गया। नहीं सर ये क्या आपने मंत्र पढ़ा? अरे मेरे भाई 3 को 12 से गुणा कर दो, 36 आ गया। फिर 9 और 3 12, इधर ले आओ। 1 मिनट रुको, 12 24 36, 9 प्लस 3 12, 36 में से 12 गया, 24 हुआ। बैल कहीं के 24 हुआ, गलत लिख दिया 24। तुमने गलत लिखा, हमने नहीं। ठीक है, वाई गेलू तो 10 गुणे 3 30, 30 में से 18 गया 12, तो हमारा 4,12 आंसर आ गया। 4,12 हमारा आंसर आ गया। 4,12 इज द आंसर। 4,12 हमारा आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक टाइप है जो यूपीएससी एनडीए पूछता है बार बार। तो एक हो गया मिड पॉइंट वाला, एक हो गया साधारण वाला, फिर एक हो गया मिड पॉइंट वाला, और अब हो गया ये 3 टाइप के सेंट्रोइड क्वेश्चन हैं जिन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी एक क्वेश्चन और भी होता है कि जब आपको ट्राइंगल की इक्वेशंस दी होती है फिर उनका साइमल्टेनियस पॉइंट निकालते हो आप, तो वो भी तरीका होता है। चलो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक बात समझो कि एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं, तो ज़्यादा फोकस आप प्रैक्टिस पे करिएगा, है ना। और अभी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि हमारी एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से, जहां पे रैंकर्स कॉम्बो बैच है जो अभी भी बहुत सारे बच्चे खरीद रहे हैं, बिकॉज उनका सिंपल सा फंडा है। उसमें 2 बैचेस मिल रहे हैं आपको, है ना। एक पुराना बैच भी मिल रहा है और एक अभी नया बैच जो चल रहा है वो भी मिल रहा है। तो बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहते हो खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, अगर आप चाहते हो कि जो टीचर्स आपको ये 15 मिनट 20 मिनट पढ़ा रहे हैं वो लाइव पढ़ाएं 1.5 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, तो उसके लिए आपको वो बैच लेना पड़ेगा। बैच का नाम क्या है? मैथ्स जुगाड़ से, और ये मिलेगा हमारी ऐप, ये ऐप का नाम है मैथ्स जुगाड़ से। उसमें मिलेगा रैंकर्स कॉम्बो बैच। उस बैच में आपको 2 बैच मिल रहा है एक साथ, पुराना वाला भी और नया वाला भी। और बेस्ट बैच है वो क्योंकि उसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए इस वक्त, है ना। लाइव क्लास, महापाठशाला, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एक बात ध्यान रखो बच्चों, इस वक्त जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है इस सितंबर वाले के लिए वो नहीं कर पाएगा क्वालिफाई।
प्रैक्टिस जो कर रहा है क्वालिफाई वही कर पाएगा, तो प्रैक्टिस पे फोकस ज़्यादा करिएगा। आइए इन सेंटर बात करते हैं। तो इन सेंटर को हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र। कैसे बनता है? जब तीनों वर्टिसेस से हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? एंगल बाइसेक्टर। इफ वी ड्रॉ अ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस, और वो जहां मिलते हैं उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं हम इन सेंटर, अंतः केंद्र। ठीक है, अब उसके हम समझो बात को बेटा, ये ए है, हाँ, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल ए, ये बी है, हाँ, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और सी है इसके सामने, और एक कोऑर्डिनेट x1 y1 बी के, x2 y2 सी के, x3 y3। ठीक है, हो गया। और ये होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है? a x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो हम लोग को इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो सरकम सेंटर की बात करें तो उसकी खासियत होती है वो इक्वी डिस्टेंट होता है तीनों वर्टिसेस से। ऑर्थो सेंटर तो वो है, उनकी भी है, पर फॉर्मूले एक ये और एक सेंट्रॉइड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। दो बहुत खास वो बात जो यूपीएससी को बहुत पसंद है। देखो यार, मैं एनडीए स्पेशलिस्ट टीचर हूँ, ठीक है, 1 दशक के ऊपर का समय हो चुका है, यानी 10-12 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में ही घिसते, तो इतना अनुभव आ चुका है। और एनडीए को मैंने बहुत प्यार से बहुत क्लोजली देखा है। उसे उन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है जहाँ थोड़ा सा कुछ छुपा होता है। तो जैसे एक ये बात है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। अब ये क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, सारे कोण बराबर हों। इंग्लिश में इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्यारे बच्चों एक बात समझो, अगर मैथ्स को सही से काटना है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा। मैथ्स इज अ डिफरेंट, है ना, मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग की समस्या होती है, तो वो चीज़ समझने के लिए आपको हर चीज़ की एनालिसिस होनी चाहिए। देखो मैं अपने बैचेस में यही करता हूँ, मैं एनालिसिस देता हूँ अच्छे से। एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज द ओनली ट्रायंगल जिसमें सेंट्रॉइड, इंसेंटर, सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर एक ही जगह पे होता है। अगर ये ट्रायंगल है और मैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैं पूछूं इसमें सेंट्रॉइड कहाँ है, इंसेंटर कहाँ है, सर्कमसेंटर कहाँ है, आपको क्या सब एक ही जगह पे है सर। कोनिसाइड करता है, क्या करता है? कोनिसाइड करता है। यानी समझ में आ गया? नहीं आ गया? हाँ चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सारे सेंटर अगर एक ही जगह पे होते हैं उसे बोलते हैं कि सेंटर कोनिसाइड करते हैं, उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे, जिसे हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं आपसे पूछूं सर्कम सेंटर कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे सर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। और ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है? जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है, जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है। फिर समझो, व्हाट सर्कम सेंटर कहाँ पे होता है? हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे। और ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है? जहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा होता है। ये दोनों बातें आप लोगों को दिमाग में रखनी है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आता है, ठीक है। तो एक बार मैं हट जा रहा हूँ, जैसे आपको दीजिए 90 डिग्री का कोण जहाँ बन रहा होता है वहाँ पे होता है ऑर्थो सेंटर, और जो हाइपोटेन्यूस होता है जिसे हिंदी में कर्ण बोलते हैं, उसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अपना सर्कम सेंटर। चलो बात आती है जब संबंधों के ऊपर, यानी रिलेशन। तो यार देखो सेंटर से सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, सर्कम सेंटर हो, सेंट्रॉइड हो, या चौथा वाला ऑल्टीट्यूड वाला, है ना। पर अब उनके बीच में आपस में संबंध कौन सा है आओ बताता हूँ। यहां से यूपीएससी क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है, ठीक है। तो ओ, जी और सी, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर 2:1 के रेशियो में डिवाइडेड है, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है, क्या मुद्दे की बात यह है कि OGC में संबंध क्या होता है? G बराबर 2C प्लस O बाय 3, 2C प्लस O बाय 3, ये होता है संबंध। इसे बोलते हैं, अब इसे ऐसे, G क्या होता है? G होता है सेंट्रॉइड, O क्या होता है? ऑर्थो सेंटर, और C क्या होता है? सर्कम सेंटर। कि जो सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब G की वैल्यू क्या होती है? 2C प्लस O बाय 3, 2C प्लस O बाय 3, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, उस फॉर्मूले से ही निकाला गया है। तो यहाँ O बराबर क्या आ गया? 3G माइनस 2C, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो यहां से यूपीएससी क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। तो आइए थोड़ी ही प्रैक्टिस कर लीजिए। तो O बराबर 3G माइनस 2C, ये फॉर्मूला हमारा होता है। अरे हिलो नहीं, हम हैं, हाँ। O बराबर 3G माइनस 2C, ये फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन में आए कि सेंट्रॉइड आपका 9 है और सर्कम सेंटर आपका 2 है, तो ऑर्थो सेंटर निकालो, तो सीधे आपने O बराबर 3G माइनस 2C फॉर्मूला यूज किया, आंसर आ गया
23। सिमिलरली अगर g बराबर 10 है, c बराबर 8 है, तो क्या आंसर होगा? और g बराबर 20 है, c बराबर 5 है, तो क्या आंसर होगा? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप बताओगे मुझे। हाँ, हर चीज हम तो ना कराएंगे, ये तुम्हें देना है, मुझे नहीं देना। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट पे बताओगे, ठीक है? कमेंट नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है? तो जी, ये दो क्वेश्चन के आंसर आप लोग को कमेंट में मुझे बताने हैं। चलिए, क्लियर हो गई बात सभी को? हाँ, तो देखिए, आज की क्लास में हमने बहुत छोटी सी दो बातें सीखी, छोटी सी बट महा इंपॉर्टेंट। पहला, दूरी का फॉर्मूला, दूसरा ये। प्यारे बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको चाहते हो कि आप लाइव क्लासेस करना, पूरी डिटेल में पढ़ना, तो इसके लिए आपको हमारी ऐप में आना पड़ेगा, मैथ्स जुगाड़ सी। और वहां पे हम लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं। कॉम्बो बैच रैंकर्स है, बेहतरीन बैच है, अभी भी समय है, आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चाहते हो कि ऐसी सीरीज बनती रहे और बढ़ती रहे यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए आपको इस वीडियोस को लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो शायद ये सीरीज आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।